69,000 शिक्षक भर्ती में कल आप सभी को जिला आवंटन दिया जाएगा। जिला आवंटन की पीडीएफ लिस्ट जारी होगी। उसमें आप अपने नाम के सर्च के साथ उसमें आपके रोल नंबर वाइज और अभ्यर्थी का नाम होगा, संबंधित जो जिला आवंटन किया जाएगा संबंधित जनपद का नाम होगा। तो ये पूरा डेटा आपको जिला आवंटन की उस पीडीएफ लिस्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अभी भी सभी लोग, किसी को नहीं पता है कि सेफ गुणांक कितना रह सकता है या कौन अभ्यर्थी अपने आप को सेफ समझे। जो कम गुणांक वाले हैं उन्हें थोड़ी बहुत उम्मीद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसमें कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि अपना डॉक्यूमेंट्स हम रेडी रखें या ना रखें। तो डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोग तैयार रखें, किसको चांस मिल जाएगा। फिर अगर डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर आप बाहर होते हैं तो फिर ये आपके लिए दुर्भाग्य की बात होगी। तो डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोग अपने तैयार रखें। जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं उसमें केवल चरित्र, मेडिकल, डीडी, इसके अलावा जो हलफनामा है, ये सारी चीज़ें आप 1 और 2 तारीख में बनवा सकते हैं। तो इन्हें बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जितने भी प्रपत्र हैं आपके, सर्टिफिकेट 10th 12th ग्रेजुएशन का, इसके अलावा जो आपका अर्हता है बीएड बीटीसी का, आपका टेट का, सुपर टेट का, उसकी ऑनलाइन जो इंटरनेट कॉपी आप लोग निकाल करके रख लीजिए। इसके अलावा जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है अभी, तो ये इसकी भी प्रिंट आउट आप सभी को लगेंगी। तो इतनी सारी चीज़ें आप सभी को कर लेना चाहिए, चाहे आपका गुणांक कम हो या फिर ज़्यादा हो। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि सेफ गुणांक किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जो टोटल सीट्स हैं आपके, रिक्त पद हैं, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से कितनी कितनी सीटें किसके हिस्से में आती है, ओवरलैप करके किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, फिर अनरिजर्व कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी शेष बचेंगे, जिस पे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे वो फाइट करेंगे। 9,000 के लगभग अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन ही नहीं किया। तो निश्चित रूप से ये लोग अपने आप को एलिजिबल नहीं समझते होंगे या फिर कहीं ना कहीं इनका चयन हो चुका होगा, मतलब उन्हें इस नौकरी की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं कि जो कम गुणांक वाले हैं उन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया होगा, ऑनलाइन आवेदन सभी लोगों ने किया होगा। मोबाइल नंबर संशोधन के बाद ही बहुत लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। 68,500 वाले हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन आवेदन किया। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके अन्य त्रुटि तो ठीक है, लेकिन जिनके अंक में, पूर्णांक में, प्राप्तांक में किसी भी स्तर पे उनमें त्रुटि हो चुकी है, जिसमें संशोधन का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। तो ये आपके काउंसलिंग के दिन ही आपको पता चल पाएगा कि वहाँ पर आपको एफिडेविट से एक मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। इस तरह से टोटल जो अभ्यर्थी कितने फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो इनकी जो संख्या है, इनका आंकड़ा है, ये कम से कम 35 से 35,000, 40,000 तक भी हो सकता है। मैं दोस्तों किसी का भी नहीं चाहता हूँ, किसी का भी, जो भी एलिजिबल हैं, अर्हता रखते हैं और जिनसे भी अनजाने में गलती हो गई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, चाहे वो अंकों में ही संशोधन का मैटर ही क्यों ना हो, तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों को मौका मिले, किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। लेकिन जो बैक पेपर वाले हैं, अपीयर्ड हैं, या फिर जो टेट पास नहीं थे, या फिर जो एलिजिबल ही नहीं है यहाँ पर, जिनका रिजल्ट नहीं आया था, इनवैलिड रिजल्ट वाले, या जिन्होंने केवल देखने के लिए फॉर्म भर दिया था, तो फिर ऐसे लोगों के फॉर्म तो रिजेक्ट होंगे ही होंगे। तो कम से कम 25 से 30,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं बाहर। तो लगभग 1 लाख के आसपास अब ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सही पाए जाएंगे, और ये जो भी रिजेक्शन की प्रक्रिया होगी काउंसलिंग के टाइम पर चलेगी आपकी। इसके अलावा दोस्तों, कितने गुणांक वाले अपने आप को सेफ समझे, कितने गुणांक वालों को गृह जनपद मिलने की संभावना होगी। जिनके गुणांक अच्छे हैं और जिन्होंने वरीयता क्रम में गृह जनपद को चुना है, तो उन्हें पूरी संभावना होगी कि गृह जनपद उन्हें मिल जाए। लो गुणांक वालों को गृह जनपद तो मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि लो गुणांक अगर आपका है तो आपको ऐसे ही जनपद में सीट मिलने की संभावना होगी जहाँ पर गुणांक मेरिट कम जाएगी। तो चयन किसका हो सकता है, तो पूरी चर्चा करेंगे पूरे 75 ज़िलों में। इन 75 ज़िलों में से कुछ ऐसे ज़िले होते हैं जैसे कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलिया, देवरिया हो गया, बस्ती हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है, इसी तरह से चंदौली हो गया। तो लगभग 6, 7, 8 ऐसे ज़िले होते हैं जहाँ पर गुणांक कम ही रहेगा इस बार भी। जिनके भी गुणांक कम है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, प्रपत्र तैयार रखें, सिवाय उन डॉक्यूमेंट्स को जिनकी आपकी आवश्यकता काउंसलिंग के समय पड़ेगी। जैसे जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, जैसे आपको डीडी हो गया, जिनको जिला आवंटित होगा, ठीक है,
डीडी हो गया, शपथ पत्र हो गया, मेडिकल और कैरेक्टर। मेडिकल कैरेक्टर तो आप बिल्कुल बाद में भी बनवा सकते हैं जब आपको बीआरसी सेंटर पे जमा करना होता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ इसी तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रति 4 फोटो, शपथ पत्र, बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में 2 छाया प्रतियों सहित, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आपको केवल और केवल यहाँ पर एक बार सेव गुणांक बता देना चाहता हूँ। जो लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया से पहले, जो सरकारी, अर्ध सरकारी या फिर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम प्राधिकारी से एनओसी प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अदरवाइज इन लोगों का अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। या फिर आपके पास कम से कम जो एप्लीकेशन दी होती है ना, अगर आपको एनओसी नहीं मिला, किसी वजह से कंपनी बंद है, ऑफिस बंद है, तो आपने मेल पे जैसे भी करके आपने एक एप्लीकेशन दिया होगा, तो उसकी जो रिसीविंग कॉपी होती है कम से कम आपको देना पड़ेगा, और साथ में आपको एक हलफनामा भी 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको 100 रुपये के भी स्टाम्प पेपर पे, शपथ पत्र पर लिख करके देना है कि जो आपने डेटा प्रस्तुत किया है, सर्टिफिकेट दिया है, सभी के सभी सही है। अगर कोई भी गलत पाए जाते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त होगा और आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जितने भी आपके प्रमाण पत्र, सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, सभी की 2 छाया प्रति, साथ में आपको 4 पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफी। जो डीडी आपको बनवानी है उत्तर प्रदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, इसी नाम से आप लोग बनवाइए। कुछ लोग कह रहे थे कि सचिव की जगह सेक्रेटरी लिखा हो या फिर परिषद की जगह काउंसिल लिखवा दिया हो, तो आप लोग ऐसा मत करिए। उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती है, क्योंकि जो उसमें की वर्ड होता है, की जो नंबर होते हैं ना, उसके आधार पे वो डीडी भुन जाती है, तो उसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप लोग कोशिश करिए जो विज्ञप्ति है सचिव साहब की, उसी के अनुसार आप लोग डीडी बनवा लीजिएगा। जनरल ओबीसी के 500 रुपये का, और उसके बाद अदर के 200 रुपये का। उसमें जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपको निःशुल्क लिखा है उसमें एक वर्ड, तो उससे यही साफ प्रतीत होता है कि आप लोगों को कोई भी डीडी नहीं देनी पड़ेगी। अगर डीडी मांगते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि डीडी लगेगी, मांगते हैं तो आप लोग 0 रुपये की डीडी बनवा करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बैंक मैनेजर से बात करके 0 रुपये की डीडी बनवा सकते हैं। अदरवाइज डीडी लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा है कि निःशुल्क है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो निःशुल्क लिखा है विकलांगों हेतु निःशुल्क। अब आगे लिखा है का बैंक ड्राफ्ट लेकर, तो यहाँ से ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है कि का बैंक ड्राफ्ट यानी निःशुल्क मतलब 0 रुपये का बैंक ड्राफ्ट देना पड़ेगा क्या? तो ये संबंधित जनपद के ऊपर निर्भर करेगा। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे काउंसलिंग के समय, तो सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन आवेदन, आपसे काउंसलिंग का प्रारूप फॉर्म भरवा जाएगा। तो अगर आपने देखा हो ठीक है, ना देखा हो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। कुछ इसी तरह के आपको एक प्रारूप मिलेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन संख्या, अभ्यर्थी अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, यानी सारे डिटेल्स आपको भरने होते हैं, फ़ोटो लगाने होते हैं। तो काउंसलिंग के समय जाने पर सबसे पहले आपको यही काम करवाया जाता है। उसके बाद फिर जो लिफाफा आप देंगे तो उसे भी कलेक्ट किया जाएगा, और जो डीडी होती है आपकी संभवतः उनके द्वारा कहीं भी एक जगह पे कलेक्ट कर ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग देनी पड़ती है। बाद में जो प्रपत्र होते हैं आपको उनको एक क्रम में रख करके, उनकी जो 2 छाया प्रति के साथ अलग अलग लगा करके ये वहाँ पर जमा करनी पड़ती है। और इसमें हो सकता है कि पहले दिन 3 तारीख को समस्त महिला अभ्यर्थियों को बुला लिया जाए, दिव्यांग अभ्यर्थियों को बुला लिया जाए, उसके बाद समस्त पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, और उसके बाद 1 या 2 दिन के अंतर के बाद आपको नियुक्ति पत्र देने के लिए किसी एक जगह पर नोटिस दे करके बुला लिया जाता है। ये चीज़ें आपको समाचार पत्रों के माध्यम से भी मिल सकती है, या फिर उनके द्वारा भी नोटिस चिपका दी जाती है। तो जो भी जनपद मुख्यालय या वहाँ के आसपास होंगे तो उनको वहाँ से मिल जाता है। मेडिकल जो होता है आप उसी दिन बनवा सकते हैं, जब काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी आपकी, तो वहीं पे आप जिला स्वास्थ्य केंद्र से बनवा सकते हैं। कभी कभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी के द्वारा भी मेडिकल टेस्ट करा दिया जाता है। चरित्र प्रमाण पत्र आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, दो राजपत्रित अधिकारियों से, जो गैजेटेड राजपत्रित अधिकारी होते हैं, आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप बाद में बनवा सकते हैं। बाकी जिनको लगता है कि मुझे बनवा लेना चाहिए, या फिर अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप लोग बनवा करके रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निवास दोस्तों, एक कमेंट आया था, उसमें लिखा था कि निवास उनका जो है 28 तारीख का है, यानी कल की डेट का है। देखिए आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने ऑनलाइन आवेदन संभवतः पहले किया होगा। मैंने पूछा नहीं उनसे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पहले किया होगा। अगर कल की डेट का निवास है तो फिर आपको निवास मान्य नहीं होगा संभवतः। पुराना वाला उनके पास है, शायद वो ज़्यादा पुराना बता रहे थे। तो अगर पुराना आपके पास ज़्यादा है तो उसे भी आप लेकर के जाइए, और इसको भी लेकर के जाइए, ठीक है। यही मैं कहूँगा। बाकी निवास वास तो पहले से बनवा करके रख लेना चाहिए था। नहीं है जो भी है तो आप उनको ले करके जाइए, उनको आप उनकी 2 छाया प्रति तो देनी आपको है। कम से कम आप लोग 3-3 4-4 और करा के रख लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आपको ये छाया प्रतियाँ ही काम में आएंगी।
आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं बीआरसी सेंटर पे जमा हो जाते हैं। ये कुछ आगे आपको इसी तरह से और भरने होंगे, आपको पूरा अपना एकेडमिक डिटेल्स, फिर नीचे आपका घोषणा और नीचे आपका जो है हस्ताक्षर होता है। तो ये अलग अलग जनपद का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। तो ये आपको वहाँ की स्टेशनरी की दुकान से बड़े आसानी से मिल जाती है, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाता है। फाइल भी आप ले लीजिएगा वहीं से, 10 रुपये वाली, 5 रुपये वाली, 2 3 4 फाइल ले लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि अलग अलग जो आप फ़ोटो सेट बनाएंगे ना उनको रखने के लिए, फिर तो ये सब आप फाइल ले लीजिएगा, कम से कम 3 3 4 4, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जमा होंगी वहाँ पर काउंसलिंग सेंटर पर। कुछ इसी तरह से आपको जो डीडी बनवानी है तो उसमें कुछ नहीं, सिंपल सा है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सचिव की जगह सेक्रेटरी कुछ लोग लिखवाते हैं, आप लोग वही लिखवाइए जो विज्ञप्ति में सचिव साहब की विज्ञप्ति में दिया गया है साफ साफ। एक फॉर्मेट ये भी देख लीजिए, यानी किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं, आपका अकाउंट हो चाहे ना हो, किसी का भी पेरेंट्स का अकाउंट हो उनके नाम से कटेगी डीडी, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके फेवर में होता है ना तो आपको डीडी वहाँ पे भूलना चाहिए, यानी आपकी तरफ से आपके जो आपका जो रोल नंबर है अभ्यर्थी है ना उनकी तरफ से आपकी तरफ से वो भुगतान होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है उसमें। तो कुल मिलाकर के 31 मई को, यानी कल, सॉरी मैंने शायद गलती से पहले भी वीडियो के प्रारंभ में कल बोल दिया था, कल नहीं 31 मई को आपका जो है जिला आवंटन ये लिस्ट जारी की जाएगी। कल जो है आपकी आंसर कुंजी विवाद की सुनवाई होनी है, जिसमें कि ये कहा गया था हाईकोर्ट महोदय की तरफ से, जज साहब की तरफ से, कि एक विशेषज्ञों की जांच कमेटी बैठाइए, उनकी राय लीजिए, जो भी विवादित आंसर कुंजी है, विवादित प्रश्न है और उनके संबंधित जो भी आंसर उनके हैं, जो नाथ संप्रदाय वाला हो गया और उसमें एक परिभाषा वाला प्रश्न, 4 प्रश्न है मुख्यतः, जिनमें से पूरी संभावना लग रही है दोस्तों कि 1 या 2 प्रश्न पर फैसला आ सकता है, तो सभी को फिर रिलैक्सेशन मिलेगा, सभी के अंक बढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया होगी ये तो देखने वाली बात होगी। तो कल काउंटर एफिडेविट के साथ जो महाअधिवक्ता साहब हैं तो लखनऊ खंडपीठ में उपस्थित होंगे। प्रयागराज वाला भी जो केस था तो उसको भी टैग कर दिया गया है लखनऊ वाले में। 200 के आसपास इसमें याचिकाएँ पड़ चुकी हैं, हज़ारों याचिका करता है, तो काफ़ी बड़ा केस है, ये मुद्दा बड़ा है। तो कल देखने वाली बात होगी, कल जो भी अपडेट होगी दोस्तों तो आप लोगों को दोपहर की बाद तक प्रॉपर दे दी जाएगी। जब पूरी अपडेट मिल जाएगी सही सही तो आप लोगों को दे दी जाएगी, और देर शाम तक आप सभी को जो है जो ऑर्डर की कॉपी होगी वो आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो कम से कम 20 से 25 हज़ार अभ्यर्थी और बढ़ेंगे मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर 2 सवा 2 लाख अभ्यर्थी हैं उसमें से कम 10-15 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे निश्चित रूप से हो सकते हैं जो 1 या 2 नंबरों से, पासिंग मार्क्स से, क्वालिफाइंग मार्क्स से उनके कम होंगे, सभी कैटेगरी के होंगे। तो इनमें ज़्यादा करके उन्हीं अभ्यर्थियों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो केवल उसी गुणांक पे, उसी नंबर पे पास होते हैं जो 90 और 97 का क्राइटेरिया है, तो उनके गुणांक संभवतः कम होने की संभावना होगी। तो उसमें जो शिक्षा मित्र होंगे या फिर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, विशेष करके SC ST और जो स्पेशल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे, तो उन्हें ही विशेष फ़ायदा मिलेगा या फिर उन्हें ही फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ आप सभी लोग समझ सकते हैं। गुणांक पे आपको ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिल सकता है, OBC और जो जनरल की गुणांक होगी, इसके अलावा SC की भी, तो उन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के नंबर है वो सभी के परिवर्तित होने की संभावना होगी, क्योंकि कॉमन नंबर तो सभी को दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल जो वहाँ पे याचिका करता है केवल उन्हीं को मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है, सभी को कॉमन नंबर दिए जाएंगे। अगर फैसला आएगा तो सभी के लिए फैसला आता है। दोस्तों अंतिम तिथि भी बीत गई और संशोधन का मौका ऐसे लोगों को नहीं मिला जिनके अंक में त्रुटि थी। जिनके अन्य जो त्रुटियां हैं उनके लिए तो शपथ पत्र देना है, सभी लोग जानते हैं, तो उन्हें संशोधन का मौका नहीं दिया गया है, तो उससे उन्हें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। लेकिन जिनके अंक में गलती है किसी भी स्तर पे, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन अर्हता जो आपका कोर्स है BEd BTC या फिर टेट में, सुपर टेट में, कहीं भी आपने अंक भरने में गलती कर दी है तो फिर निश्चित रूप से समस्या देखने को मिलेगी। इसमें संशोधन का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा तो ये पूरी तरह से निर्भर है जो शिक्षा परिषद है अपना PNP, उनकी तरफ उनके ऊपर निर्भर है क्या करते हैं। काउंसलिंग के दिन क्या उनके द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाती है कि उसमें संशोधन का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, या किन में संशोधन का मौका दिया जा सकता है, या कि कहीं किसी भी प्रकार की जो प्राप्तांक पूर्णांक अंक वाली त्रुटि है उनमें संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अभी तक इसमें कोई भी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, कोई भी इसमें संभावना नहीं दिख रही है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत समझ लीजिए कि संकट वाली बात है कि इन लोगों का फिर अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। इसी तरह से कुछ अभ्यर्थी जो शिक्षा मित्र वाले थे जिन्होंने कॉलम संख्या 14 जिसमें वेटेज
उन्हें भरना था वो कॉलम उन्होंने छोड़ दिया गलती से, या जो स्पेशल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी थे उन्होंने अपना कॉलम छोड़ दिया, टिक नहीं किया उस पर, तो फिर इन लोगों को अपने जो भारांक या फिर जो अपने कैटेगरी का लाभ नहीं मिलने की वजह से भी इन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आपके गुणांक कम है तो। या जिन लोगों ने बाह्य प्रदेश अपने प्रदेश के बजाय बाह्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है तो इन लोगों को फिर यूआर की सीट पे ही फाइट करवाया जाएगा, क्योंकि जो डेटाबेस होता है पहले से आपका उसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही आपको वहाँ पे देखेंगे वो, तो इस वजह से फिर आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। तो कल की डेट में जो जवाबी जो हलफनामा होगा महाधिवक्ता साहब जी की तरफ से वो प्रस्तुत किया जाएगा, और इसमें जो भी विवादित 4 प्रश्न हैं तो देखिए क्या होता है। कल अब मैं आपको सभी को अपडेट देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं इन्होंने भी अपनी याचिका दायर की थी, और इस पर भी जो हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कि क्यों न इन्हें 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो देखिए क्या होता है, इसमें संभावना न्यून है इसमें भी। इसी तरह से ओवरलैपिंग प्रकरण वाला भी आपने देखा होगा, तो वो याचिका पूरी तरह से उसमें कोई कुछ भी निकला नहीं, केवल और केवल 3 हफ्ते के बाद उसमें जवाब मांगा गया है, सबमिशन रिटर्न देने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों जब आपने अपने 75 जनपदों का जो क्रमांक था वरीयता क्रम में, जो सभी 75 जनपद भरने थे आपको वरीयता क्रम में भारांक और गुणांक के अनुसार, इसके बाद इसमें कैटेगरी वाइज यानी वर्गवार श्रेणीवार और वरीयता उससे पहले देखी जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे वरीयता से क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। अगर आप अपने ज़िले की मेरिट में आ जाते हैं, ठीक है, और सपोज कर लीजिए आपने गृह जनपद के बाद कोई उसे आपने दूसरे क्रमांक पे या तीसरे क्रमांक पे भरा होगा, और उसी जनपद को किसी ने पहले क्रमांक पे भरा है, तो सेम गुणांक होने की स्थिति में, सेम कैटेगरी में बिलोंग करने की स्थिति में जो वरीयता क्रम में ऊपर पाए जाएंगे तो वो जनपद उन्हीं को ही आवंटित किया जाएगा। बाकी जो लिस्ट आपकी जारी होगी, ये जो काउंसलिंग की पहली लिस्ट जारी होनी है 31 मई को, ये लगभग 69,000 या फिर उसके 1.25 गुने या 1.5 गुने की संभावना है, या फिर 1.3 टाइम्स ये इनकी लिस्ट जारी हो सकती है, ठीक है, जिसमें उनके नाम होंगे, रोल नंबर होंगे, कैटेगरी भी हो सकती है, और जो उनको जनपद आवंटित किया जाएगा तो संबंधित जनपद का नाम भी हो सकता है। तो ये लिस्ट मैं दिखा चुका हूँ पहले किस तरह से लिस्ट जारी होती है, तो आप सभी लोग 31 मई तक का वेट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों जो आपको सीटों का बंटवारा होता है, ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन में जनरल के लिए 50%, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 21 और 2% होता है एसटी कैटेगरी के लिए। लेकिन फिर बाद में 90% सीटें जो इन कैटेगरी को हॉरिजॉन्टल जब रिजर्वेशन की बात की जाती है वहाँ पर 10% जो सीटें होती हैं एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और दिव्यांग अभ्यर्थियों में बट जाती है, जिसमें से कि 5% आपका एक्स सर्विसमैन को, 2% आपका फ्रीडम फाइटर का और 3% आपका ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए चला जाता है। तो ये कोटा कुछ इसी तरह से है। तो इसमें सीटें किस तरह से, इसमें गुणांक किस तरह से डिसाइड होंगे, जैसे कोई अभ्यर्थी एससी कैटेगरी में है और फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है तो उसे अपने वर्टिकल रिजर्वेशन के साथ साथ उसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी लाभ मिलेगा। इसी तरह से कोई अभ्यर्थी फ्रीडम फाइटर में या फिर एक्स सर्विसमैन में है और वो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें जनरल की सीट पे फाइट करवाया तो जाएगा, लेकिन फिर उन्हें अपने कैटेगरी की जो सीटें होंगी, यानी जो टोटल 69,000 सीटें होंगी, उनमें पहले तो ये सीटें जो आपकी जनरल में 34,000 कुछ समथिंग है, फिर ये ओबीसी में 14,000, जैसे भी करके ये सीटें हैं पूरी, तो ये सारी सीटें ओबीसी में ज़्यादा है, 14,000 नहीं है, ये जो भी सीटें हैं ये सारी सीटें आपकी बढ़ जाएंगी पहले। उसके बाद फिर उन्हीं सीटों में से उन जो स्पेशल कैटेगरी के आरक्षित वर्ग का कोटा सीट है उसमें ऐड है ऑलरेडी, उसमें पहले से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उन रिक्त पदों पर उन्हें ही स्थान दिया जाएगा जो स्पेशल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे। तो इस तरह से फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन ये दोनों लोग पूरी तरह से सेफ हैं, लेकिन जो दिव्यांग अभ्यर्थी है इनकी संख्या इनके रिक्त पदों से ज़्यादा होने की संभावना है। तो इस वजह से इनके गुणांक में, इनके सेफ गुणांक में थोड़ा सा चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिर भी लगभग जो मेरे हिसाब से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अगर आप लोग 62 प्लस हैं, यानी एससी कैटेगरी के कटाव के अगर आसपास हैं, ठीक है, ये तब की सिचुएशन की देखिए, उसमें 3 कैटेगरी अलग अलग, तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग मैं नहीं बता पा रहा हूँ आप सभी को, कंबाइनली बता रहा हूँ मैं। बाकी इसमें जो 60 से नीचे वाले भी हैं तो आप सभी लोग सेफ़ हैं। बाकी देखने वाली बात होगी किस तरह के रिक्त पद किस कैटेगरी में, जो 3 टाइप्स होते हैं आपके दिव्यांग कैटेगरी में। तो आप लोग परेशान मत होइए, अगर आप लोग 60 के आसपास हैं, 60 के आसपास है, तो आप सभी लोग अपने आप को उम्मीद मानकर चलिए और अपने सभी प्रपत्र तैयार रखें, जो कम वाले हैं आप भी और जो ज़्यादा गुणांक वाले हैं आप लोग भी, ठीक है। बाकी जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे किसी भी आरक्षित वर्ग के, तो आप सभी लोगों को अनारक्षित वर्ग की सीट पर फाइट करवाया जाएगा।
सीटें मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर आपको अपनी कैटेगरी में, संबंधित कैटेगरी में फाइट करवाया जाएगा। ओवरलैपिंग प्रक्रिया आपकी इसी तरह से चलेगी। कोशिश यही रहेगी कि अगर आपको यूआर की सीट नहीं मिलती है, जो आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे, फिर आपको अपने कैटेगरी की सीट पर गृह जनपद देने की कोशिश की जाएगी। इससे क्या होगा, फिर आपके ही कैटेगरी में किसी ऐसे जनपद में जहाँ पर लो गुणांक रहने की संभावना होगी, तो वहाँ पर जो लो गुणांक वाला भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होगा आरक्षित वर्ग का, तो उसे वहाँ की यूआर की लो गुणांक वाली सीट पे सीट मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, उसे भी कहीं जंप नहीं करना पड़ेगा और आपको भी कहीं दूर जनपद में नहीं जंप कराया जाएगा। दोनों ही अभ्यर्थियों का फायदा होगा। इसमें कहीं से भी ये नहीं स्पष्ट होता है कि किसी का भी हित प्रभावित होगा, चाहे आरक्षित वर्ग के हों या फिर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हों। तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जैसे पहले ओवरलैपिंग होती थी, बिल्कुल उसी तरह से इस बार भी ओवरलैपिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। अब दोस्तों, एक्स सर्विस मैन, फ्रीडम फाइटर और एसटी कैटेगरी को छोड़ दीजिए आप, ये बिल्कुल श्योर है और सभी को गृह जनपद मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए आप लोग एससी कैटेगरी पर। एससी कैटेगरी में एसटी की सीटें ऐड हो सकती है, लेकिन ऐड होंगी ऐसा कोई अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो इस वजह से एससी के जो भी रिक्त पद हैं और जितने पास हैं उनके सापेक्ष देखा जाए अगर, तो इस हिसाब से एससी के जो कट ऑफ होगी 62+ से नीचे वाले पूरी तरह से सेफ नहीं माने जा सकते हैं। 60 से लेकर के जो 62 के बीच में है तो आप लोग सेफ हो सकते हैं, 60 से लेकर के 62 के मध्य वाले, और जो 62+ है 62+ वाले हैं तो आप लोग पूरी तरह से सेफ हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका एससी कैटेगरी में 62+ और 60 से लेकर के 62, ठीक है। बाकी जो 60 के नीचे वाले हैं, तो जब पहले राउंड की काउंसलिंग बीत जाएगी, हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि गुणांक आपका 60 से नीचे भी आ जाए, 59 पॉइंट समथिंग भी आ जाए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कितने फॉर्म रिजेक्ट होंगे ये डेटा किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता है, ना तो किसी को ये डेटा जो एनालिसिस करके सब लोग बता रहे हैं, किसी को भी एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है। तो इस वजह से जितने भी कम गुणांक वाले भी हैं, तो आप लोग बिल्कुल उम्मीद मान कर चलिए, उम्मीद बना करके चलिए कि हो सकता है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, या फिर अगर वहाँ पे भी सीटें फुल नहीं होती तो हो सकता है थर्ड राउंड की भी काउंसलिंग चले और तीसरी बार जो है फिर से जिला आवंटन की लिस्ट जारी हो। तो इस तरह से आप लोग उम्मीद बना करके चलिए। अपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिवाय उन डॉक्यूमेंट्स को जिन्हें जिला आवंटन के टाइम पर उन सभी अभ्यर्थियों को देना आवश्यक होगा, तो उन्हें छोड़ दीजिए। बाकी आपके जो प्रपत्र हैं उन्हें सब बनवा करके रख लीजिए आप, जाति निवास आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब आ जाइए ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे या फिर इसमें जो स्पेशल कैटेगरी वाले जो भी उनकी सीटें रिजर्व होती हैं, ओबीसी एससी में जो कोटा उनका अलग है, 90 और 10 के रेशियो में डिवाइड होता है टोटल सीट से और स्पेशल कैटेगरी से, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे ओबीसी के जो मेरिटोरियस होंगे, यूआर की सीट पे फाइट करेंगे। इनको गृह जनपद कैसे मिलेगा, 68,500 वाली विसंगति को दूर करने के लिए यही कोशिश इस बार, संभावना बिल्कुल प्रोबेबिलिटी इसी की है कि अगर आपको यूआर की सीट पे अगर आप मेरिट हाई हो जाती है तो फिर आपको दूर के जनपद में ना भेज करके आपको वहीं के कैटेगरी में आपको सीट दे दी जाए। फिर जहां आपको भेजा जाता है, सपोज कर लीजिए कहीं दूर के जनपद में जहां गुणांक कम जाएगा, तो वहां पर जो लो गुणांक वाला भी ओबीसी का अभ्यर्थी बाहर होने की संभावना जिसकी होगी, या कह सकते हैं कि कुछ मेरिटोरियस वहाँ से जो लो गुणांक वाले होंगे उन्हें यूआर की सीट पे ले लिया जाएगा। फिर वहाँ से जो लो गुणांक वाले ओबीसी के अभ्यर्थी होंगे फिर उनका सिलेक्शन उनकी कैटेगरी में हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ओवरलैपिंग का प्रकरण इस बार किस तरह से ये प्रोसीजर चलने वाला है। बाकी सॉफ्टवेयर मैंने नहीं बनाया है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो ओबीसी का जो गुणांक सेफ गुणांक रहेगा 67+ अगर आपका है, आप लोग अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं, 67+ वाले। इसके अलावा 65 से लेकर के 67 के बीच वाले, 65, 66, 67, इनके इन बिटवीन जितने भी लोग जिनका भी गुणांक बन रहा है, तो आप सभी लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आप लोग सेफ हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड, कुछ हद तक डिपेंड करेगा आपके जिला वरीयता क्रम पर भी। मैं वही कह रहा था ना कि अगर आप सेफ गुणांक में हैं, लेकिन अगर वही जिला वही जनपद आपके भी दूसरा बंदा है जिसने कि वो कैटेगरी सेम कैटेगरी का सेम उसी जनपद को गृह जनपद को चुना है और उसका वरीयता क्रमांक आपसे कम है, यानी उसने शीर्ष पर चुनाव किया है आपकी तुलना में, तो फिर वो जनपद उसे आवंटित किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको दूसरे जनपद में वहाँ पे कंपेयर किया जाएगा, वहाँ पे आपको फाइट कराया जाएगा, काउंसलिंग आपकी जो प्रक्रिया होगी, जो आपको आवंटन की प्रक्रिया होगी वहाँ पर आपको जनपद देने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं से फिर वरीयता क्रम भी इसमें प्रभावित करेगा, ठीक है।
बाकी जो 65 से कम वाले हैं, 65 से बिलो वाले हैं, तो आप लोगों के लिए संभावना बहुत कम है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग 64 वाले हैं, 63 वाले हैं, संभावना तो बिल्कुल न के बराबर होती जाएगी। लेकिन आप लोग उम्मीद बना करके रखें इस आधार पे कि अगर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती है, विदाउट एनओसी वाले या जो फॉर्म रिजेक्ट होंगे, तो अगर ये संख्या ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से लोक उड़ान को भी मौका मिल सकता है। तो अपने सभी ज़रूरी प्रपत्र आप लोग बनवा करके रखें, सिवाय डीडी के चरित्र मेडिकल और शपथ पत्र, ये सब आप लोग जो है काउंसलिंग से पहले भी बनवा सकते हैं। तो इन्हें आप अगर नहीं बनवाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर बनवा भी लेते हैं तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। डीडी आपकी 3 महीने तक वैलिड होती है, ठीक है। तो 500 रुपये 200 रुपये की डीडी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बनवा करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूआर की कैटेगरी में। तो यूआर की कैटेगरी की जो सीटें होती हैं, सबसे ज़्यादा मुकाबला, कठिन मुकाबला इन्हीं पर देखने को मिलेगा। लगभग 34,000 से ज़्यादा सीटें इनमें हैं और इन सभी सीटों पर, यूआर की सीटों पर सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी फाइट करेंगे जो भी मेरिटोरियस होंगे। तो उन सभी अभ्यर्थियों को ले लीजिए, प्लस जो यूआर जिनकी कैटेगरी ही है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को ले लेंगे अगर हम, तो ऐसे सभी अभ्यर्थी प्लस जो अदर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे, तो इनकी संख्या कम से कम 65 से 70 हज़ार हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। कैसे? 36,614 समथिंग ये ऑलरेडी आपके जो जनरल कैटेगरी से पास अभ्यर्थी हैं पहले से हैं, प्लस 12-14 हज़ार 15 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो एमआरसी होंगे, ओबीसी के, एससी के होंगे, ठीक है, अदर कैटेगरी के होंगे। ये सभी संख्या मिला करके कम से कम 60 हज़ार के आसपास हो सकती है। सीटें आपकी हैं 34,000 के आसपास और ये सभी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सभी के सभी जो है हाई मेरिट वाले, हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी यहाँ पर होंगे। लो गुणांक वालों का तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है फिर यहाँ पर। तो इस तरह से यूआर की कैटेगरी में जिनके भी 69 प्लस हैं, कम से कम बता रहा हूँ मैं, ये 70 प्लस भी हो सकता है, लेकिन 69 प्लस का ये आंकड़ा विश्लेषण के बाद ज़्यादा मुझे यही उम्मीद लग रही है कि जिनके भी 69 प्लस हैं, आप सभी लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 67 से लेकर के 69 तक, 67 से तो कम बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल न के बराबर उम्मीद है। किसी को भी मैं झूठी उम्मीद नहीं देना चाहूँगा दोस्तों। 67 से कम अगर आपके हैं तो बिल्कुल न के बराबर उम्मीद है। ये तब हो सकता है कि जब वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, 68,500 की 22 सीटें ऐड हो जाएँ या फिर जो एसटी की सीटें हैं वो ऐड हो जाएँ, प्लस जितने फार्म रिजेक्ट होने हैं, तो जब कम लोग अभ्यर्थी होंगे और सीटें भी आपकी अगर पर्याप्त होती हैं तो उस दशा में फिर सभी के गुणांक डाउन होंगे, ओबीसी का भी डाउन होगा, एससी का भी डाउन होगा और आपका भी गुणांक फिर नीचे रह सकता है। तो अगर गुणांक कम भी है आपके, उम्मीद बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप लोग अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स प्रपत्र हैं उनको तैयार रखें। थोड़ी सी आप लोग मेहनत कर लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो फिर बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, आप सभी लोग कोई भी ऐसा ना कमेंट करे कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग करके रखिए डॉक्यूमेंट्स रेडी, ठीक है। यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिल रही है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हज़ार सीटों के लिए कई लाखों अभ्यर्थी वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं। तो सोचिए वहाँ पर लोग किस तरह से तैयारी करते हैं। तो आप लोगों को केवल डॉक्यूमेंट्स ही तैयार रखने हैं ना, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करके रखिए। इसमें किसी भी प्रकार की आप लोग मन में ऐसा मतलब होपलेस वाली बात मत सोचिए कि नहीं मेरा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स क्यों तैयार करूं। तो ऐसा बिल्कुल मत आप सोचिए। आप सभी लोग अपने जो प्रपत्र हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रेडी रखें हमेशा, और जो आगे के डॉक्यूमेंट्स चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे उनको भी आप बनवा करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में आप आगे कुछ भी नहीं, बस आप सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का चयन हो जाए और आप सभी लोग अध्यापक बन जाए और अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग अपनी ड्यूटी को अच्छे से करते हुए अपना कर्तव्य निभाएं। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।